गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज MPPSC 2019 मेंस का थर्ड पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके पहले पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो थर्ड पेपर है 300 नंबर का होता है। इसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दो पार्ट होते हैं और दोनों 150 नंबर के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 15 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अति लघु उत्तरी देना है और शब्द सीमा 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 3 है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। देखिए जिप्सम जो है हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। दोनों के सूत्र, रासायनिक सूत्र अलग अलग है दोस्तों। इसके बाद देखिए जो जिप्सम है ये नरम होता है और इसका उपयोग सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है और उर्वरक में। अब देखिए जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसे हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, सजावटी पत्थरों में किया जाता है और शल्य चिकित्साओं में होता है, ठीक है, जिसे प्लास्टर वगैरह चढ़ाने में किया जाता है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 केजी वजन रखकर चल रहा है। कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन फिजिक्स का है और इस क्वेश्चन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले फार्मूले से होगा, परंतु इसमें लंबाई नहीं दी हुई है इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो तो इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। क्या है क्वेश्चन, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। देखिए इसका आंसर है दोस्तों, जलकुंभी जल की सतह पर तैरती है, इसका मुख्य कारण है प्रत्येक पत्ती का व्रंत फूला हुआ एवं स्पंजी होता है। क्यों तैरती है, उसका प्रत्येक पत्ती का व्रंत फूला हुआ और स्पंजी होता है और इसका तना खोखला और छिद्रदार होता है, जिसके कारण उसके अंदर वायु प्रवेश हो जाती है और वायु प्रवेश हो जाने के कारण वो जल की सतह पर तैरेगी क्योंकि उसका भार जल के भार से कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक में टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। भैया रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है अब आपको। देखिए एक मैच है तो एक मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी, सीधी सी बात है। अब देखिए रेशमा की बात करें तो रेशमा को हमने सबसे पहले संगीता की बात करें तो संगीता को हमने नाम दे दिया ए। संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है। फिर इसके बाद बी हमने नाम दिया रेशमा को, तो बी की मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखिए ए की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों, अब ये दोनों जोड़ लेते हैं हम। ए की मैच जीतने की प्रायिकता प्लस बी की मैच जीतने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता कितनी हो जाती है, एक हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बी की प्रायिकता पता नहीं है, ए की प्रायिकता तो हमें पता है कि कितनी है ए की प्रायिकता, तो ए की प्रायिकता दी हुई है यहाँ पर 0.62 दी है। अब देखिए अगर दोनों की प्रायिकता एक है तो हम क्या करें, इसमें एक में से 0.62 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर है बी की प्रायिकता निकल जाएगी। तो बी की प्रायिकता होगी भैया 0.38। क्या होगी, बी की प्रायिकता क्या निकलेगी, 0.38 निकलेगी दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये था। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा। खिलौना का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया आपको खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना समझना। अब भैया खिलौना जब किसी ने बेचा
540 रुपये में, और उसे फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 540 क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। मतलब उसने जो वस्तु जिस प्राइस पे खरीदी थी उससे अधिक पर बेची, तो मतलब उसको फ़ायदा हुआ। अगर उससे कम पर बेचा तो क्या होता, उसको घाटा होता। अब देखिए कितने बेची उसने 540 में बेची, मतलब 100% से ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया उसने, मतलब 120 पर बेचेगा वो, सीधी सी बात है। मतलब 120% हो गया जो उसने सेल करा, उस पर 20% प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। इंटू क्या करेंगे, 100, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, 540 और 120 दोनों किससे कट सकता है, तो भैया दोनों 60 से डिवाइडेशन कर सकते हैं। 60 से डिवाइडेशन करेंगे, किससे काटेंगे, दोनों को 60 से। तो देखिए 60 से काटेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 540 कितनी बार कट जाएगा आपका, 540 आपका 9 बार कट जाएगा, और 120 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। 2 बार कटा। अब 2 से हम 50 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, सॉरी 2 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 500 बार कट गया। अब देखिए अब हम क्या करें, जो 500 है, 500 का इंटू किस में कर, सॉरी जो 50 आया, 50 का इंटू किस में करेंगे हम, 9 में करेंगे। देखिए क्या करा हमने, 100 को 2 से काटा तो कितनी बार कटा, 50 बार कटा। अब 50 का इंटू हम किस में करेंगे, 9 में। तो अब देखिए 9 पंजे कितना होता है, 45, और 0 का 0, तो 9 पंजे 45 हो गया, मतलब 450 रुपये उस कार का क्या था, क्रय मूल्य था दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर वर्ग है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई याद करना है दोस्तों। क्या याद करना है इसमें आपको, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई याद करना। अब देखिए ये फार्मूला लगेगा इस पर, तो देखिए इसको शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, 1/2, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एच ऊँचाई बराबर 480। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 1/2, अब ए की वैल्यू क्या है, 20 है, ए की वैल्यू क्या होगी 20, प्लस बी की वैल्यू हमें पता करना है तो 100 हो गई बी की वैल्यू, प्लस एच क्या है 15 बराबर 480। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब 480 दोस्तों, तो 15 बटे में क्या आ जाएगा 15। अब 15 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 15 से हमने 480 को काटा तो ये 32 बार कट जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 32 बार काट दिया हमने। अब जो ये 2 है ये यहाँ आ जाएगा, तो 32 का इंटू इसमें कर देंगे, मतलब 32 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 20 प्लस x बराबर, अब हम क्या करेंगे 64 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 64, ये बराबर के उधर ये 20 ले जाएंगे तो 20 उधर गया, इधर प्लस था तो उधर माइनस हो गया 20, तो 64 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 44 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 44, ये इसका आंसर हो गया 44। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाई चार्ट क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पाई चार्ट क्या है। अब देखिए पाई चार्ट एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक है। क्या है पाई चार्ट, सीधा सा आंसर होगा, एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक है जिसे संख्यात्मक अनुपात को समझाने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। अब देखिए एक पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप, लंबाई, उसकी मात्रा, अनुपात है जो उसका प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इस प्रकार से पाई चार्ट होता है, ठीक है। ये पाई चार्ट है, उसके अंदर इस प्रकार से अलग अलग खाने बने होते हैं और सब अलग अलग जो वस्तु है या कोई व्यक्ति या जो भी दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हैं उनका अलग अलग का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। तो ये पाई चार्ट अगर इतना करते हैं और डायग्राम बना देते हैं आप तो बराबर आपको 3 नंबर मिल जाते हैं इसके। अब देखिए बौद्धिक संपदा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। तो देखिए बौद्धिक संपदा नीति के जो भाग है हमारे, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, भौगोलिक संकेत है आदि इसके प्रमुख भाग है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परजीवी जंतु। अब भैया इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स, ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसजेनेटिक एनिमल मतलब परजीवी जंतु क्या होते हैं, परजीवी जंतु वो जंतु होते हैं जब एक जीव के अंदर किसी दूसरे जीव के गुण मतलब जीन्स डाल दिए जाते हैं, जीन डाल दिए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, परजीव जंतु कहते हैं, ठीक है।
मतलब एक एनिमल के अंदर दूसरे एनिमल के जीन डाल दिए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, परजीव जंतु कहा जाता है। अब देखिए ऊर्जा प्रबंध, चुनौती और मुद्दे। अब देखिए ऊर्जा प्रबंध की चुनौती और मुद्दे दोनों बताना है। तो भैया ये ज़्यादा नंबर में आ सकता था क्वेश्चन, लगभग ये 15 नंबर में भी आ सकता था, 6 नंबर में, पर इसको 3 नंबर में बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया है ना, जो इसकी आवश्यकता है। तो चुनौती की बात करें तो ऊर्जा प्रबंध की प्रमुख चुनौती है, इसमें दो दो लिख दें आप, ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको 4 लाइन ही मिलेगी वहाँ पर। तो देखिए नवीनतम ऊर्जा के क्षेत्र में धीमा विकास, ठीक है, एक चुनौती है। फिर इसके बाद ऊर्जा उत्पादन कंपनियों का घाटे में चलना, दूसरी चुनौती है। अब मुद्दे क्या है हमारे पास, ऊर्जा के सभी स्तरों पर ऊर्जा के साधन उपलब्ध ना होना, मतलब पर्याप्त मात्रा में सभी स्तरों पर ऊर्जा के साधन उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। फिर इसके बाद है ऊर्जा का अत्यधिक वेस्टेज होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा वेस्टेज हो रही है हमारे देश में, ये प्रमुख मुद्दे हैं। और मध्य प्रदेश तो ऊर्जा का वेस्टेज करने में तीसरे नंबर पर है पूरे भारत में। मल कीचड़ प्रबंध से क्या आसे, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मल कीचड़ प्रबंध से क्या आसे। अब देखिए मल कीचड़ से आसे दोस्तों, मल कीचड़ मतलब जो स्वेज होते हैं, ठीक है, जो स्वेज होते हैं उनका साफ़ सफाई से संबंधित है, ठीक है। तो भैया जो मल कीचड़ है, मतलब जो लेटरिन वगैरह के गड्ढे होते हैं और उसके अंदर जो मल कीचड़ जमा हो जाता है, उसका प्रबंध कैसे किया जाए, उसका निपटान कैसे किया जाए। तो भैया उसको निकालना उसके अंदर से और उसकी सफाई करना, और उस जो मल कीचड़ निकाला गया है उसका ठीक से निपटारा करना, किसी प्रकार की महामारी ना फैले उस क्षेत्र में, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये मल कीचड़ मतलब जो घरों से निकलने वाला अवशिष्ट है, ठीक है, उसका व्यवस्थित प्रबंध या उसका निपटारा करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जैव उपचार क्या है भैया। जैव उपचार मतलब जीवों के द्वारा ट्रीटमेंट की बात कर रहा है वो, है ना। अब जैव उपचार मतलब क्या होता है कि भैया जैसे प्रकृति में कई हानिकारक, मतलब रासायनिक पदार्थ हो गए, कई हानिकारक पदार्थ हो गए, उनका निपटारा जीवों के द्वारा किया जाना जैव उपचार कहलाता। अब देखिए जैसे कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, सॉरी शैवाल नहीं आएगा, कवक, ठीक है, कवक हो गया आपका, इसके बाद जीवाणु हो गए और अन्य पादप एंजाइम्स हो गए, जिनके द्वारा क्या हो गया, जो रासायनिक या खतरनाक पदार्थ हैं उनका या हानिकारक पदार्थों का नष्ट किया जाना जैव उपचार कहलाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेंकटरमन रामकृष्णन के बारे में पूछा है। तो वेंकटरमन रामकृष्णन एक वैज्ञानिक थे, इन्हें रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2009 में। इन्होंने कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली संरचना को समझाया है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया है रसायन के क्षेत्र का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा दोस्तों थर्ड पेपर के। किसी भी यूट्यूब चैनल वालों ने थर्ड पेपर के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाएं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए इसका। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन क्या है, तो इससे आज से हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, जिसे क्या कहते हैं हम, जैव आवर्धन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके कारण जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल करवाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।